गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे शेयर रेनफोर्समेंट का चैप्टर का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने शेयर रेनफोर्समेंट के जो वो डायग्राम होता है इस डायग्राम तक देख लिया था कि ये हमारी बीम है, आरसीसी की बीम है। इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। तो लिखिए, ये ऐसे डिज़ाइन है जो आप पेपर में, मैं आपको डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट के स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स को आपने एज इट इज़ पेपर में भी लिख सकते हो और उन स्टेप्स के ही आपको उनके बीच में से ही एसएससी जेईई या किसी भी में भी न्यूमेरिकल आते हैं, उनके बीच में से ही। और वो स्टेप आप अपने बोर्ड, स्टेट, कॉलेज के एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। तो चैप्टर का नाम है शेयर रेनफोर्समेंट और टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। टॉपिक की हेडिंग डालो, डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। शेयर रेनफोर्समेंट तो आपको पता है कैसा होता है। जो ये बीम है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट से। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल बार, ये हैंगर बार और ये शेयर स्टीरअप्स। इसमें हमारा मेन एम क्या होता है शेयर स्टीरअप्स को डिज़ाइन करने का, कि इनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है। मतलब हमें ये तो पता है कि हमने ये शेयर स्टीरअप्स डालने हैं, पर कितने गैप में डालने हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो जो मैंने स्पोर्ट्स है, इधर मैंने कम स्पेसिंग रखी है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। मतलब सेंटर पे ज़्यादा स्पेसिंग है, स्पोर्ट्स में कम स्पेसिंग है। तो हमने यही देखना है कहाँ पे कितनी स्पेसिंग होती है। इसमें मेन एम क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन शेयर रेनफोर्समेंट। तो ये हम स्टेप्स फॉलो करेंगे डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट के। स्टेप 1, आप सबसे पहले निकालोगे नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट। नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट। नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो जो तोड़ने वाला शेयर होता है। तोड़ने वाला लिख लो नॉमिनल शेयर। अगर बीम में नॉमिनल शेयर आएगा तो वो बीम को तोड़ेगा ही। तो ये तोड़ने वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं, डिनोट किया जाता है टो वी से, टाउ वी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई स्मॉल बी इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे वी यू होता है फैक्टर्ड शेयर फोर्स, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, और बी तो आपको पता है विड्थ ऑफ बीम, और डी इफेक्टिव डेप्थ। ये आपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया होगा। वी यू होता है फैक्टर्ड शेयर फोर्स। तो ये आपके पास सबसे पहले, आपने जब भी आए क्वेश्चन डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, तो सबसे पहले आपको निकालना नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट, टो वी इज इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई स्मॉल बी डी। ये निकाल दिया तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में निकालना है टाउ सी मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट की वैल्यू। स्टेप 2 में आप निकालोगे स्टेप 2
मैक्सिमम डिज़ाइन shear reinforcement, ये टोसी मैक्स होता है। इसको आप एक फॉर्मूला दूंगा वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक टेबल बना के भी दूंगा, उस टेबल को याद करके आप डायरेक्ट भी उसकी वैल्यू पता कर सकते हो टोसी मैक्स की। अब टोसी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट, मतलब हम कितना फोर्स आ रहा है हमारी बीम, कितना शेयर रेनफोर्समेंट, कितना शेयर फोर्स आ रहा है बीम में, उसकी वैल्यू है ये। सबसे ज़्यादा शेयर रेनफोर्समेंट की शेयर फोर्स की वैल्यू है। मतलब हमारी बीम है, बीम में शेयर रेनफोर्समेंट डाल रहा है, क्यों डाला है? शेयर फोर्स से बचाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स से कौन बचा रहा है? हमारा टोसी मैक्स। मतलब मैक्सिमम जितना आ रहा है ना शेयर फोर्स, उसके लिए हम टोसी मैक्स को डिज़ाइन करेंगे, ये बचाने वाला होता है। ठीक है, तो टोसी मैक्स को कैसे लिख सकते हैं? टोसी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? टोसी मैक्स 0.63 अंडर रूट FC या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, उसे देख लो। टेबल है ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और टोसी मैक्स की वैल्यू। M15, M20, M25, M30, M35, M40 तक। 31, 28 जो मैं ये लिखता हूँ, नहीं एक बार ये वैल्यूज चेक कर लूँ मैं क्या क्या है। ये टेबल, इस टेबल में आपको एक तो ये पता चल रहा है कि टोसी मैक्स किस पर डिपेंड करता है? टोसी मैक्स डिपेंड कर रहा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। और आपको स्टेप 2 यही निकालना है कि मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट टोसी मैक्स निकालना है, जो या तो आप इससे निकाल सकते हो, या अगर आपको ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया तो इनसे आप निकाल सकते हो टोसी मैक्स की वैल्यू। अब आपने स्टेप 1 निकाल लिया, स्टेप 2 निकाल लिया, अब आप निकालोगे स्टेप 3। स्टेप 3 से पहले स्टेप 2 में 2 केस होते हैं, वो केस आपको दिखा दूं। ये आपने अगर यहाँ तक लिख लिया तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ सारे कोई। फिर स्टेप 2 के अंदर ही है एक केस 1। केस 1 क्या हो? अगर इफ टोवी जो हमने नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट है, अगर ये छोटा हो जाए टोसी मैक्स से, तो क्या होएगा? अब देखो, जब तक हमारी टोसी मैक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके नाम में मैक्स लग रहा है ना, मतलब जितना भी अभी मैं शेयर एनफोर्समेंट में जितने भी डिज़ाइन के स्टेप्स करूंगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा टोसी मैक्स की वैल्यू ही होगी। अगर मान लो टोसी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई तो सब कुछ सही है, तो नो डायगोनल
कंप्रेशन फेलियर, कोई भी डायगोनल कंप्रेशन फेलियर नहीं आएगा अगर हमारी टोसी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई टोसी से। केस 2, अगर उल्टा हुआ, मतलब टोवी की वैल्यू ज़्यादा होगी टोसी मैक्स से, ये आपको पहले ही पता ही है, तोड़ने वाली क्या है, तोड़ने वाला फोर्स है, तोड़ने वाला फोर्स ज़्यादा हो रखा है, तो मतलब डायगोनल कंप्रेशन फेलियर आएगा। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर विल अक्कर। और हम इसे कैसे बचा सकते हैं? अब मान लो आ गया, तो हम इसके लिए हम वो प्रोवाइड शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम इसको तो वापस से डिज़ाइन करके हम इसको बचा सकते हैं। नीचे लिख दो, कैन सेव बाय रीडिज़ाइन ऑफ बीम। हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जब हमारी बीम बन रही हो हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इस फेलियर को, और उसको सेव कर सकते हैं रीडिज़ाइन करके बीम को। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी। हमारे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप आता है स्टेप 3। स्टेप 3 डिज़ाइन शेयर रीइंफोर्समेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टोसी से। वो टोसी मैक्स था, ये सिंपल टोसी है। अब तोड़ने वाला देख लिया हमने, अब बचाने वाला भी तो कुछ होना चाहिए, तो ये ही बचाने वाला है। इसको लिख लो पीछे, बचाने वाला, मतलब ये बचाएगा हमारी बीम को शेयर रीइंफोर्समेंट से, ये डिज़ाइन करेंगे तो हम। अब टोसी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। टोसी डिपेंड अपॉन, पहला ग्रेड ऑफ कंक्रीट और दूसरा एरिया ऑफ स्टील या परसेंटेज पीटी। परसेंटेज पीटी एरिया ऑफ स्टील है, इसकी वैल्यू होती है AST डिवाइड बाय स्मॉल BD इंटू 100। ये इसकी वैल्यू। IS कोडल में एक टेबल होता है, IS कोड में एक टेबल होता है जहाँ पे एक तरफ तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा होता है और एक तरफ परसेंटेज पीटी की वैल्यू होती है। तो हम उन दोनों को मिला के जहाँ पे वो मिलते होते हैं ना, वहाँ पर वो जो मिलते हैं वो वैल्यू हमारी डिज़ाइन शेयर रीइंफोर्समेंट की आती है, जो बचाने वाली होती है। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज पीटी। ये आप ऐसे निकाल सकते हो डिज़ाइन शेयर रीइंफोर्समेंट की वैल्यू। अब आता है फिर स्टेप 3। 3 स्टेप हो गए। अब इसमें केस बनेंगे। अब ये लिख लो, मैं फिर ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके केस, ये स्टेप 3 के केस करवा लूँ मैं। केस 1, स्टेप 3 में ही पहला केस, अगर टोसी की वैल्यू बड़ी है, टोवी, टोसी क्या है? बचाने वाली, टोवी क्या है? तोड़ने वाली। बचाने वाला बड़ा है तो हमारे पास नो डायगोनल टेंसाइल फेलियर, मतलब इसी चीज़ के लिए ही हम शेयर रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं। पर अब इस चीज़ में जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, हमारे पास ये चीज़ आ गई, केस 1 आ गया हमारे पास।
केस वन आते ही हम समझ जाएंगे कि कोई भी डायगोनल टेंसाइल फेलियर नहीं है। तो कोई भी डायगोनल टेंसाइल फेलियर नहीं है, पर हम सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। तो सेफ पर्पस के लिए हम कुछ ना कुछ शेयर रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो वो कितना शेयर रेनफोर्समेंट डालते हैं वो एक फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर सेफ्टी पर्पस divided by small b into SV is equal to 0.4 divided by 0.87 Fy। ये हम इतना शेयर रेनफोर्समेंट डालते हैं इस फॉर्मूले से। अब ये क्या क्या है वो देख लो। वेयर ASV एरिया ऑफ shear reinforcement, और B तो width of beam SV, center to center spacing between shear reinforcement, मतलब जो यहाँ पे बीम बनाई थी एक, ये शेयर इन्फोर्समेंट के बार्स डाले थे, तो इनके बीच में सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग ये SV, ये करवाता है SV, ठीक है। और FY तो ग्रेड ऑफ स्टील, ये तो सब आपको पता ही है। हम सेफ्टी पर्पस के लिए इतना तो कम से कम शेयर रीइंफोर्समेंट डाल लेंगे। अब इसमें केस टू, केस टू क्या कहता है, इसका उल्टा कर दे। अगर टोसी क्या है, बचाने वाला, छोटा हो जाए तोड़ने वाला। मतलब अब क्या होएगा, पहले डायगोनल टेंसाइल फेलियर नहीं आ रहा था, अब आएगा। अब क्या आएगा, डायगोनल टेंसाइल फेलियर। डायगोनल टेंसाइल फेलियर आएगा। अब डायगोनल टेंसाइल फेलियर आ गया तो अब हमें करना पड़ेगा, इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे थे, अब हम वो डिज़ाइन करने के लिए रेडी है। तो अब इस केस में हमारे पास एक, अब ये जब केस आ जाता है तो हमें एक और चेक करना पड़ता है कि ये भी हमारा आ रहा है ना, टोसीमैक्स जो आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर वैल्यू आएगी टोवी की, फिर टोसी की। अब इस केस में हमें वी हैव टू डिज़ाइन shear reinforcement, हमें इस केस में shear reinforcement डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं डिज़ाइन। ये कौन सा था, स्टेप 3 था। अब आपको स्टेप 4 बताता हूँ। अब हम डिज़ाइन कर तो रहे हैं, डिज़ाइन में हम क्या करना चाहते हैं, मतलब हम डिज़ाइन में SV ही निकालना चाहते हैं कि स्पेसिंग कितनी है। अब हम जो शेयर इन्फोर्समेंट है ना वो कैसे कैसे डाल सकते हैं बीम में। अब ये जो डाला हुआ है ये भी एक तरीका है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स। हम शेयर इन्फोर्समेंट को ऐसे भी डाल सकते हैं, मतलब सबसे पहले वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए हम स्पेसिंग निकालते हैं। तो स्टेप 4, पहला पार्ट,
क्या है वर्टिकल स्टीरअप्स। अगर वर्टिकल स्टीरअप्स डाल दे तो हम कैसे डाल, वर्टिकल स्टीरअप्स डालेंगे तो वैसे ही, पर उसमें स्पेसिंग कितनी रहेगी वर्टिकल स्टीरअप्स। इसका फॉर्मूला होता है वी यू एस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी स्मॉल डी होल डिवाइडेड बाई एस वी, ये होता है इसका फॉर्मूला। वी यू एस कैसे निकलेगा, वी यू एस इज इक्वल टू टो वी माइनस टो सी ब्रैकेट क्लोज इंटू बी इंटू डी, ये होता है वी यू एस का फॉर्मूला। वी यू एस क्या होता है, वी शेयर फोर्स है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स। फैक्टर्ड शेयर फोर्स ये आपको इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। टो वी तोड़ने वाला वही नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, टो सी डिजाइन शेयर स्ट्रेस, बी ब्रेथ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ, ये आप निकाल लोगे। 0.87 एफ वाई तो पता है, ए एस वी जो आपको अभी पिछले में बताया था एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, स्मॉल डी वो सेम ही है, एस वी स्पेसिंग बिटवीन वो स्पेसिंग। तो ये वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए ये आप फॉर्मूले से स्पेसिंग इधर से ये एस वी निकाल सकते हो। एस वी वर्टिकल स्टीरअप डाल के अगर हमें इंक्लाइन डालना हो तो दूसरा इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इंक्लाइंड स्टीरअप्स कैसे डालते हैं, ये हमारी बीम है, अगर ये हमारी डबली रीइंफोर्समेंट बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसे ऐसे किसी एंगल पर अगर मैं स्टीरअप्स को डाल लूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा वी यू एस 0.87 एफ वाई ए एस वी डी डिवाइडेड बाई एस वी। ये तो सेम टू सेम यही यहाँ पे छाप देना, बस यहाँ पे एक और लिख देना, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होता है और अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादातर होती है 45 डिग्री। ये हो गया इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए। और तीसरा होता है बेंट अप बास। तीसरा बेंट अप बास। बेंट अप बास कैसे, अगर ये मेरी बीम है, डबली रीइंफोर्समेंट सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर मैं इन बाल्स को ही बेंड कर दूँ, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार जा रहा है ना, इनको ही अगर मैं ऐसे बेंड कर दूँ तो ये मेरे बेंट अप बास हो गए। ये यहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसको कहते हैं अल्फ़ा, यहाँ पे भी एक एंगल जिसको कहते हैं अल्फ़ा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वी यू बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस वी इंटू साइन अल्फ़ा। मतलब इतनी इतनी चीज़ तो सेम लिख दो और सीधा सिर्फ साइन अल्फ़ा लिख दो। ये आपके पास हो गया बेंट अप बास का फॉर्मूला। ये आपके पास स्पेसिंग आ गई, यहाँ से एस वी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, और ये बेंट अप बास का भी आपके पास, इसमें स्पेसिंग तो होती नहीं बेंट अप बास में, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इससे आप वी यू भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास स्टेप 4 हो गया जिसमें आपने स्पेसिंग निकालनी सीख ली, अलग अलग स्टीरअप्स भी डालने सीख लिए कि कैसे कैसे स्टीरअप्स डलते हैं। अब आपके पास आता है मैक्सिमम स्पेसिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पेसिंग डाल सकते हैं, मतलब ये तो आप फॉर्मूले से निकालोगे। अब जैसे उसमें होता था बीम में हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डालते थे ना, वो AST मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आता था, ऐसे इसमें आता है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन शेयर रेनफोर्समेंट। अब लिखो आप स्टेप 5,
स्टेप 5, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन shear reinforcement। मैक्सिमम स्पेसिंग shear reinforcement में कितनी हो सकती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है कितनी पहला केस वही वर्टिकल स्टीरअप्स, अगर वर्टिकल स्टीरअप्स हो तो वर्टिकल स्टीरअप्स तो 0.75 डी या फिर 300 mm, विच एवर इज मिनिमम। इन दोनों में से जो मिनिमम होएगा ना वो आप लोगे और वही मैक्सिमम स्पेसिंग होगी बिटवीन द shear reinforcement। मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका लोगे और उससे ज़्यादा आप स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड करवा सकते shear reinforcement में, ठीक है। और दूसरा वर्टिकल हो गया, अगर हो इंक्लाइंड तो यहाँ पे बस 0.75 अटकेगा, सिंपल डी या 300 mm, विच एवर इज मिनिमम। ये मैक्सिमम स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। और स्टेप 6 होता है डिटेलिंग। स्टेप 6 डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अब डिटेल लिखनी है कि ये कितनी स्पेसिंग है, ये कितने बाल्स डले हैं, सब डिटेल्स लिखनी है। ये स्टेप 6 जब क्वेश्चन होता है ना उसमें ही सिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ तक आपकी डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement कंप्लीट हो गए इन 6 स्टेप में। अगर ये आप अपने कॉलेज के पेपर में लिख के आते हो या यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इन सब चीज़ों के साथ। तो ये आपके पास हो गए डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement। अब एक कुछ चीज़ें आती है जो एडिशनल है, थोड़ी मोटी, जो मतलब कॉलेज के पेपर में तो नहीं पूछी जाती, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो आप वो देखो, आपने देखा होगा कि एक बीम है, बीम का एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे हैंगर बार्स और ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ये हमारा shear reinforcement जिसकी हमने अभी डिज़ाइन करनी सीखी है। अब इसको क्या करते हैं, कई बार ऐसे कर देते हैं, हुक कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हुक। और इस लेंथ को क्या कहते हैं, हुक लेंथ। तो आपने ये कई बार देखा होगा, जब आपने अगर कभी देखा होगा कि ये shear reinforcement डलता हुआ तो ये इस तरफ ऐसे हुक कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं हुक लेंथ। इस हुक लेंथ की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इस shear reinforcement को लूँ और इसको अगर मैं ऐसे खोल दूँ तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैंने ऐसे खोल दिया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस टॉपिक का नाम डालो आप हुक लेंथ। तो इतनी लेंथ तो मैं मानता हूं L। और इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 9 फाई, इसकी भी लेंथ 9 फाई। तो हुक लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ इस पूरे की लेंथ कितनी होगी, L प्लस 9 फाई प्लस 9 फाई, जो किसके बराबर हो गया, L प्लस 18 फाई। ठीक है, ये आपने हुक लेंथ का भी कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब एक चीज, लास्ट चीज आती है नॉमिनल shear stress with varying depth।
नॉमिनल shear stress with varying depth। ये लास्ट चीज है, ये कॉन्सेप्ट मतलब गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एसएससी जेई या कॉलेज के एग्जाम में तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। इसका बस एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लिख दो। वेरिंग डेप्थ होती है अलग डेप्थ, मतलब जो बदलती है। जैसे ये हमारी एक बीम है, हमने अभी तक तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल रहे थे जिसकी यूनिफॉर्म डेप्थ थी। अब आ रही है जैसे वो यूनिफॉर्म डेप्थ है सारी जगह, यहाँ पे वेरिंग डेप्थ। वेरिंग डेप्थ कैसे, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे इंक्रीज होती हुई, ये होती है वेरिंग डेप्थ। ये होता है D2, कैंटिलीवर बीम है ये होता है D1, ये होता है अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोवी VU प्लस माइनस MU बटे में स्मॉल d इंटू टेन अल्फा होल डिवाइड बाई स्मॉल b इंटू d। ये होता है वेरिंग डेप्थ के लिए नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में VU आपको पता है, VU तो वही है शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स टेन अल्फा। अल्फा ये ना, टेन अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है L। टेन अल्फा इज इक्वल टू D2 माइनस D1 डिवाइड बाय L। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेन अल्फा आ गया। MU होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्मॉल d डेप्थ, B इंटू डी, बी डेप्थ, बी ब्रेथ, D डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। अब ये प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है, ये आपको तब यूज़ करते होते हैं जब ये क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा। तो आपका ये चैप्टर शेयर रिइंफोर्समेंट कंप्लीट होता है। कल हम शुरू करेंगे, या जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ वाला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स।